राजवती एकेडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म के डेली करेंट न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। डीसीएन में आज की सबसे बड़ी खबर है कि तुर्की अपनी सीमाओं पर सैकड़ों किलोमीटर लंबी दीवार क्यों बना रहा है। और यह जो क्लासेज है डेली करेंट न्यूज एनालिसिस विथ वाल्मीकि सिंह यादव यूपीएससी पीसीएस एग्ज़ाम के लिए चलाई जा रही है डेली करंट न्यूज प्रोग्राम। तो जानते हैं क्या है, सबसे पहले चर्चा में देखते हैं। तुर्की अपनी सीमा पर सैकड़ों किलोमीटर लंबी दीवार क्यों बना रहा है। डीसीएन विथ वाल्मीकि सिंह यादव विश्लेषण मतलब डीसीएन। चलते तुर्की अपनी सीमा पर सैकड़ों किलोमीटर लंबी दीवार क्यों बना रहा है, आइए जानते हैं खबर विस्तार से। यही दीवार बन रहा है तुर्की की और सीरिया के सीमा पर, जिसमें कुछ बच्चे क्या करे देख रहे हैं उसे। अब देखिए, तुर्की द्वारा बनाई जा रही सीरिया और ईरान की सीमा पर सैकड़ों किलोमीटर लंबी दीवारों का निर्माण पूरा होने के अंतिम चरण में है। यूनान ग्रीस पहले ही तुर्की की, यानी कि यूनान जो है इससे पहले तुर्की की सीमा पर इस तरह की दीवार बना चुका है जिस पर अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरण लगे हुए हैं। इस तरह की दीवारों का निर्माण हाल के वर्षों में यूरोप में प्रवासी के दाखिल होने के प्रति विभिन्न देशों के रवैये की कठोरता को भी दर्शाता है। तुर्की द्वारा बनाई जा रही इस दीवार से तुर्की सरकार की सिक्योरिटी फर्स्ट की नीति झलकती है। वो नीति जिसके तहत वो अपनी सीमाओं से परे जाकर कुर्द लड़ाकों के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। अब जानते पहले इसके बारे में समझते हैं कि तुर्की द्वारा बनाई जा रही सीरिया और ईरान सीमा पर सैकड़ों किलोमीटर लंबी दीवार का निर्माण कार्य पूरा होने के अंतिम चरण में। अब जानिए कि तुर्की जो है सीरिया और ईरान के सीमा पर अपने सीमा पर क्या कर रहा है, एक लंबी दीवारों का निर्माण कर रहा है, जिसका उद्देश्य है कि सीरिया और इराक से आने वाले जितने भी शरणार्थी होंगे या फिर जितने भी वर्कर्स होंगे उसे तुर्की में प्रवेश नहीं कराया जाएगा। तुर्की में प्रवेश करने से इन शरणार्थियों की संख्या अधिकतर हो जाती है, जिससे वहाँ के जो रूरल ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं और उनकी सभ्यता और संस्कृति पर प्रभाव पड़ती है। तुर्की से पहले यूनान जो है ग्रीस पहले ही तुर्की की ही सीमा पर ऐसा दीवार बना चुका है जिस पर अत्याधुनिक उपकरण लगे हुए हैं, क्या किए गए लगे हुए हैं। और उस अत्याधुनिक उपकरण में क्या क्या शामिल है, तो अत्याधुनिक उपकरण में सेंसर है, रडार है इत्यादि शामिल है, ताकि दूर से ही किसी भी आदमी को देखा जा सकता है कि कौन सा व्यक्ति इस सीमा की ओर आ रहा है। इस तरह के दीवार का निर्माण हाल के वर्षों में यूरोप में प्रवासी के दाखिल होने के विभिन्न देशों की रवैये की कठोरता को दर्शाता है। अब इस तरह का जो दीवार है, बड़ा बड़ा दीवार जैसे कि तुर्की ने बनाया, सीरिया ने बनाया और ग्रीस यूनान ने बनाया, सबने अपनी अपनी सीमाओं को क्या रखा है, घेर रखा। अब इसका उद्देश्य क्या, ये पूछ सकता है कि इसका एम क्या है कि तुर्की सीरिया और यूनान जो अपने सीमा पर एक लंबी दीवार बना रहा है, उसका उद्देश्य क्या, तो उसका उद्देश्य प्रमुख रूप से यह है कि जितने भी प्रवासी आ रहे हैं जो किसी देश से, उसे रोका जा सके और आपराधिक घटनाएं भी रोकी जा सके। तुर्की द्वारा बनाई जा रही इस दीवार से तुर्की सरकार की सिक्योरिटी फर्स्ट की नीति झलकती है। अब जानिए सिक्योरिटी फर्स्ट की नीति क्या है, यानी कि एक वैसी नीति जिसके तहत वो अपनी सीमाओं से परे जाकर कुर्द लड़ाकों के खिलाफ कार्रवाई करता है। कुर्द लड़ाकों के खिलाफ क्या करता है, कार्रवाई करता। कुर्द जो है एक प्रकार का मुसलमान का एक संगठन है जिसमें सुन्नी मुसलमान है और इसके बारे में और चर्चा करते हैं। ठीक है, सीरिया और ईरान की सीमा पर भी दीवारें हैं। ठीक है, तुर्की के गृह मंत्री सुलेमान सोलो ने नवंबर 2020 में कहा था कि सीरिया की सीमा पर 911 किलोमीटर लंबी दीवार का काम पूरा हो चुका है। प्राप्त सूचना के अनुसार साल 2016 में दीवार का काम शुरू हुआ था। अधिकारियों का कहना है कि इस दीवार का उद्देश्य सुरक्षा को बेहतर बनाना, मानव तस्करी और अवैध प्रवासियों को रोकना है। तीसरा कारण कि सीरिया में अशांति फैलने के बाद बड़ी संख्या में लोग तुर्की की तरफ जाना शुरू किया था, जिसके बाद दीवार बनने का कार्य शुरू हुआ। सीरिया में जो क्या फैल गया, सीरिया में जो फैलने के कारण सीरिया में गृह युद्ध फैल गया। अब गृह युद्ध अशांति फैलने के कारण जो सीरिया के लोग थे वो तुर्की की ओर जाने लगे, जिसके बाद इस
दीवार का क्या किया गया, निर्माण किया गया। सरकार समर्थन अखबार सब्बा के मुताबिक ये दीवार 2 मीटर चौड़ी लंबी दीवार बन रही है। यह जो दीवार है यह 2 मीटर चौड़ी लंबी दीवार बन रही है। सब्बा एक वहाँ का मीडिया है, अखबार है जो सरकार समर्थक है। तुर्की मीडिया में कहा जा रहा है कि प्रतिबंध कुर्द वर्कर्स पार्टी यानी कि पीकेके के तस्करी और अवैध प्रवास को रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। अब जानिए कि पीकेके क्या है। पीकेके कुर्द वर्कर्स पार्टी, ठीक है, इसका एक संगठन है। कुर्द वर्कर्स पार्टी का एक क्या है, संगठन है। वहाँ पे कुर्द प्रजाति के लोग, और कुर्द प्रजाति के लोग जो होते हैं मुख्यतः शिया होते, सुन्नी मुसलमान होते हैं, ठीक, सुन्नी मुसलमान, तो उन्हीं को क्या किया जाता है, प्रवेश करने से रोका जाता है, ठीक। तो सीरिया और ईरान की सीमों पर भी क्या किया गया, दीवार को लगाया गया, जिससे पहले क्या गया, तुर्की के जो गृह मंत्री थे सुलेमान सोलो ने नवंबर 2020 ईस्वी में कहा था कि नवंबर 2020 में कहा था कि 911 किलोमीटर की दीवार का काम पूरा हो चुका है। सीरिया के सीमा पर जो तुर्की की सीमा लग रही है वहां पर 911 किलोमीटर जो दीवार का कार्य पूरा हो चुका। फिर प्राप्त सूचना के अनुसार हमने यह पाया कि साल 2016 में दीवार का काम शुरू हुआ था। दीवार का जो कार्य बनने का हुआ था 2016 में शुरू हुआ था, और इसमें अधिकारियों का कहना है कि इस दीवार का मुख्य उद्देश्य है कि बेहतर सुरक्षा को बनाना, टू मेंटेन द सिक्योरिटी, यानी कि बेहतर सुरक्षा को बनाना और तस्करी और प्रवैध आवासियों को रोकना भी, यानी कि शरणार्थियों को अपने देशों में प्रवेश नहीं करना है। सीरिया में अशांति फैलने के बाद बड़ी संख्या में लोग तुर्की की तरफ क्या किए थे, जाना चालू कर दिए थे, जिसमें क्या हो, जिसे यह दीवार का कार्य शुरू हो गया था और सरकार को यह भनक लग चुकी थी कि उसके देश में शरणार्थियों की अगर अत्यधिक संख्या हो जाए तो वहाँ के मूल जो निवासी है उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उन जनसंख्या के अनुसार ही लैंड है, भूमि है, और भूमि उसके पास खाने की सामग्री इत्यादि महंगी हो सकती है। जैसे कि भारत में आप लोग देखते हैं कि अत्यधिक शरणार्थी जो आ चुके, जिसके कारण क्या लाया गया, जिसके कारण सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। सेम उसी तरह यहाँ क्या किया जा रहा है, तो यहाँ दीवार न बनाकर यहाँ एक एक्ट लाया गया, वहाँ एक दीवार बना दिया गया। तुर्की मीडिया में कहा जा रहा है कि प्रतिबंध कुर्द वर्कर्स पार्टी यानी कि पीकेके के तस्करी और अवैध प्रवास को रोकने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। क्वेश्चन यहाँ से पूछ देता है कि तुर्की की प्रतिबंध वर्कर्स पार्टी के किस उद्देश्यों को रोकने के लिए यह जो पिलर का निर्माण किया जा रहा है इस सीमा का, तो जो तुर्की कुर्द वर्कर्स पार्टी है उसके अवैध तस्करी और प्रवास को रोकने के लिए कदम उठाया जा रहा है। अब जानिए कि कुर्द वर्कर्स पार्टी क्या। कुर्द वर्कर्स पार्टी जो है, जो वहाँ पे रह रहे कुर्द जनजातियों का एक प्रकार का संगठन है। यह मुख्यतः सुन्नी मुसलमानों का संगठन है, ठीक है, और इसका उद्देश्य है कि तुर्किस्तान का एक निर्माण करना, और यह जो कुर्द जो है कुर्दिस्तान का निर्माण करना, और कुर्द जो है यह तुर्की में भी फैला हुआ है, सीरिया में भी फैला हुआ है, और इराक और ईरान इत्यादि देशों में यह फैला हुआ है कुर्द जाति के लोग। दीवार के हर 300 मीटर पर एक वॉच टावर है। अन्नादोलू समाचार एजेंसी के अनुसार इस दीवार पर थर्मल कैमरे, क्लोजअप सर्विलांस कैमरे, सर्विलांस के लिए रडार, रिमोट कंट्रोलर, हथियार प्रणाली और लाइन लेंथ इमेजिंग सिस्टम के अलावा इकोसिस्टम सेंसर भी लगाए गए हैं। अब जानिए कि पूछ सकता है क्वेश्चन कि इस दीवार पर कौन कौन से उपकरण को लगाए गए हैं। तो इस दीवार पर जो है क्लोजअप सर्विलांस कैमरे जो क्या करता है, तस्वीरें लेने का कार्य, सर्विलेंस के लिए रडार, रिमोट कंट्रोलर हथियार जो रिमोट से चलता है कि कौन आदमी आ रहा है उस पर हम प्रहार कर सकते हैं। उसके बाद लाइन लेंथ इमेजिंग सिस्टम, इसके अलावा इकोसिस्टम सेंसर भी लगाए गए हैं जो प्रतिध्वनि को क्या कर सकता है, कैच कर सकता है किसी भी व्यक्ति का। अगला है कि तुर्की की सीमा पर यह दीवार मैक्सिको बॉर्डर पर अमेरिका द्वारा निर्मित दीवार और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद सबसे लंबी दीवार है। यानी कि तुर्की की जो दीवार है यह तीसरे नंबर की दीवार है। पहले नंबर पर अमेरिका द्वारा जो निर्मित दीवार है मैक्सिको के बॉर्डर पर, और दूसरा नंबर पर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की दीवार है, और तीसरा नंबर पर जो है कि तुर्की की दीवार है। तुर्की ईरान से लगी अपनी 560 किलोमीटर लंबी सीमा पर भी 200 किलोमीटर लंबी दीवार बना रहा है। तुर्की मीडिया में कहा जा रहा है कि प्रतिबंध कुर्द वर्कर्स पार्टी पीकेके के तस्करी और प्रवास को रोकने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। अब जानते हैं कि तुर्की ने कि क्यों अभी इस दीवार का निर्माण किया। जानते हैं कि सीरिया में होने वाले गृह युद्ध की शुरुआत में तुर्की ने सीरियाई नागरिकों के लिए अपना सीमा
खोल रखा था, जिससे लाखों सीरियाई शरणार्थी तुर्की में दखल हो गए थे। ठीक है, सीरिया में जब गृह युद्ध चल रहा था तब तुर्की ने क्या किया, सीरिया की जो लगे सीमा, अपनी सीमा को ओपन कर दिया था, जिससे अत्यधिक सीरियाई शरणार्थी तुर्की पहुंच गए थे। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन के आंकड़ों के अनुसार तुर्की में अभी भी 36 लाख सीरियाई शरणार्थी है, जो दुनिया के किसी भी देश में मौजूद शरणार्थियों की संख्या सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी जो क्या है इसकी संख्या शरणार्थी की, जो तुर्की में 36 लाख जो सीरियाई शरणार्थी अभी भी तुर्की में मौजूद है, फ्रॉम द यूएन डाटा, यानी कि यूनाइटेड नेशन के डाटा के अनुसार। अगला क्या है, लेकिन अब तुर्की में सीरियाई शरणार्थियों के प्रति रवैया सख्त हो गया। तुर्की सरकार ने क्या किया है, सीरियाई शरणार्थियों के प्रति अपना रवैया को सख्त कर लिया है और उन्होंने तुर्की को किसी भी सीमा पर पार करने की इजाजत नहीं देता। किसी भी व्यक्ति को तुर्की की सीमा पार करने की अभी इजाजत नहीं दे रही है। वो अब पूछ सकता है कि तुर्की ने जब सीरिया के होने वाले गृह युद्ध में अपना ओपन किया था सीमा को, लेकिन अब बंद क्यों कर रहा है? तो तुर्की अपना सीमा इसलिए बंद किया है क्योंकि अत्यधिक शरणार्थियों के आ जाने से उस देश के मूल जो निवासी है उनकी सभ्यता और संस्कृति पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इसके साथ साथ रोजमर्रा के जीवन में जो वस्तुएं उपयोग होती है वो वस्तु महंगी हो सकती है, और इस प्रकार क्या होता है, तुर्की में आवामों का एक बहुत ही बड़ा विशाल जनसैलाब उठ गया कि हम शरणार्थियों के लिए क्यों अपना गेट ओपन करें। इस दबाव के कारण तुर्की सरकार ने क्या किया, इसको पुनः मेंटेन रखा और जो सीरियाई शरणार्थी है उसके लिए एक प्रति क्या एक कट्टर नीति अपना ली कि अब जो भी व्यक्ति होंगे शरणार्थी उसे हम अपने देश में इंटर नहीं करने देंगे। अधिकारियों का कहना है कि साल 2017 के बाद सीरियाई शरणार्थियों की स्थिति स्थिर हो गई है, यानी कि 2017 के बाद सीरिया में जो भी शरणार्थी, सीरिया से जो शरणार्थी तुर्की में आ रहे उसकी संख्या कम हो चुकी है। तुर्की ने साल 2020 में उस समय भी अपनी सीमाओं को पूरी तरह बंद रखा था जब सीरिया और रूस ने इदलिब पर बमबारी की। अब तुर्की सरकार ने 2020 में भी अपना सीमा को क्या रखा, बंद ही रखा, क्योंकि जब सीरिया और रूस ने इदलिब के पर बमबारी की, जिससे हजारों लोग विस्थापित होकर तुर्की की सीमा की तरफ आए थे, लेकिन तुर्की में प्रवेश नहीं कर सके। राष्ट्रपति रेचप तैयप एर्दोआन ने कहा कि तुर्की अब और शरणार्थियों का बोझ नहीं उठाएगा। अब इससे क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयप एर्दोआन ने क्यों कहा कि तुर्की अब शरणार्थियों का बोझ क्यों नहीं उठाएगा? तो इसका सीधा सिंपल जवाब है कि अत्यधिक शरणार्थियों के आ जाने से उस देश के जो मूल नागरिक होंगे उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति, उनके खान पान के जीवन पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ सकता है। इसके साथ साथ रोजमर्रा के जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुएं भी महंगी हो सकती है, जो सरकार के लिए एवं देश के लिए और आवाम के लिए खतरा साबित हो सकता है। अंकारा में स्थित इस्लाम एंड द माइग्रेशन रिसर्च सेंटर यानी कि IJMM के प्रमुख मतीन कोरा बेतर ने BBC मॉनिटरिंग को बताया कि वर्षों से तुर्की में प्रवेश करने का यही एक मात्र रास्ता है, यानी कि सीरिया और तुर्की के बीच का रास्ता है, वही वर्षों से, बहुत दिनों से प्रवेश करने का एक क्या मात्र रास्ता है। यह बताने वाला प्रमुख व्यक्ति था मतीन कोरा बेतर, जो IJM के प्रमुख है, यानी कि इस्लाम एंड माइग्रेशन रिसर्च सेंटर के प्रमुख मतीन कोरा ने बताया। BBC मॉनिटरिंग से बात करते उन्होंने कहा कि वर्षों से, बहुत समय से तुर्की में प्रवेश करने के लिए सीरिया और तुर्की के सीमाओं का ही उपयोग किया जाता है। सरकारी ब्रॉडकास्ट TRT ने तुर्की के अधिकारियों के हवाले से बताया कि ईरान की सीमा पर दीवार के निर्माण से गैर कानूनी तौर पर सीमा पार करने वाले तस्करी की घटनाओं में काफी कमी आई है। सरकारी ब्रॉडकास्ट TRT जो तुर्की के अधिकारियों, तुर्की जो के जो IAS होते हैं, IAS जैसे कि अपने IAS है, UPSC जैसे कि हम लोग अभी हम लोग तैयारी में जुटे हैं, यानी कि IAS के UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, सेम उसी तरह तुर्की में भी कुछ होगा। तो उसी के अनुसार से, अधिकारियों के अनुसार बताया गया कि ईरान सीमा पर जो निर्माण किया है हमने इस बड़े से सीमा को, इससे जो गैर कानूनी जो हमारे देश में शरणार्थी पहुंच रहे थे उसके साथ जो भी घटनाएं हो रहे थे उस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल हुआ है। हालांकि मतीन कोरा बेतर ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन जगहों पर अभी भी तक दीवार नहीं बना है वहां से शरणार्थी अभी भी तुर्की में प्रवेश कर रहे हैं। मानवाधिकार समूह
तुर्की पर लोगों को सीमा से पीछे धकेलने और उन्हें मारने का आरोप भी लगाते हैं। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स का कहना है कि सीमा पर तैनात गार्ड ने साल 2011 के बाद से कथित तौर पर 465 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यह सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स का कहना है कि सीमा पर जो तैनात गार्ड्स है, पुलिस है, जिन्होंने 2011 में कथित तौर पर, यानी कि स्टेटमेंट में बताया गया कि 465 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ईरान की सीमा पर दीवार का निर्माण भी मध्य एशिया से प्रवासियों की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए शुरू किया गया है। अब तुर्की ने ईरान से सटे सीमा पर भी क्या किया, दीवार बनाया है, जो मध्य एशिया से प्रवासियों की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए कारगर सिद्ध हो सकता है। अब अफगानिस्तान में पैदा हुई अशांति से भाग रहे लोग ईरान के रास्ते तुर्की में दाखिल होने के लिए इसी रास्ते का क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ईरान में जब से क्या की है, ईरान में जब से जो अमेरिका की जो पुलिस है, जो अमेरिका की जो आर्मीज है, वो अब जाने वाली है तालिबान ईरान से, तो वहाँ तालिबान अब क्या कर चुका, अपना अटैक कर चुका, जिससे वहाँ गृह युद्ध की आशंका तो बनी हुई है। अब इसमें तो भगदड़ तो मची गई है, तो स्पष्ट बात है, तो भगदड़ मचेगी तो वहाँ से शरणार्थी होंगे, वो तुर्की की ओर प्रवेश करना चाहते हैं। और पूछता है कि तुर्की की ओर प्रवेश करना चाहते हैं, क्योंकि तुर्की टू मेंटेन यह क्या करता है, यह बहुत ही अच्छी तरह से यह शरणार्थियों की एक विशेष तरीके से यह सेवा प्रदान करता है। लेकिन अत्यधिक हो जाने के कारण इसके राष्ट्रपति एर्दोआन ने कहा कि अब तुर्की उतनी जनसंख्या नहीं उठा पाएगी शरणार्थियों के, क्योंकि हमें अपने भी जो राष्ट्र के लोग हैं उसे देखना है। अब क्या कर रहा है, कुर्द विरोधी कार्रवाई। अब तुर्की क्या कर रहा है, कुर्द विरोधी कार्रवाई की ओर है। कुछ कुर्दों का कहना, अब जानिए सबसे पहले कुर्द है क्या, तो कुर्द एक प्रकार का सुन्नी मुसलमान है। क्या है, सुन्नी मुसलमान है, और यह बहुत ही ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ और ताकतवर था। तो कुछ कुर्दों का कहना है कि तुर्की द्वारा सीमा पर दीवार का निर्माण का उद्देश्य केवल कुर्द एकता को रोकना है। अब जानिए इसका उद्देश्य कह रहा है कि कुर्द एकता, तो कुर्द कहाँ फैला, तो कुर्द जो है तुर्की में भी फैलाव, इराक, ईरान और सीरिया, यानी कि चारों की सीमाओं से है। अब जब सीमा ओपन रहेगा तो बहुत से कुर्द क्या करें, आपस में संबंध बना सकते हैं, शादी विवाह कर सकते हैं, जिससे वो आपस में लिविंग रिलेशनशिप रह सकते हैं। लेकिन जब इस जो सीमा का निर्माण होगा, सीमा के निर्माण से क्या होगा, लोग एक दूसरे से फार फ्रॉम ईच अदर, यानी काफ़ी दूर चले जाएंगे, और इससे उनका रिलेशन टूट सकता है और उनकी क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है। कुर्द नेशनल मूवमेंट का उद्देश्य कुर्दों को विभाजित करने वाली सीमाओं को समाप्त करना है, जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद बनाई गई थी। कुर्द नेशनल मूवमेंट का उद्देश्य है कि कुर्दों की जो विभाजित करने वाली सीमा उसको समाप्त की जाए, जो प्रथम विश्व युद्ध में क्या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बनाई गई थी। कुर्द समर्थक अंग्रेजी पत्रिका रोजवाक ने साल 2019 में चेतावनी दी थी कि सीरिया की दीवार कुर्द समाज को विभाजित कर देगी। इस्तांबुल के इब्ने हल्दून यूनिवर्सिटी में के रमजान आरस ने सीरिया की सीमा पर दीवार के निर्माण को दर्दनाक कहा। उन्होंने अपनी किताब द वॉल में लिखा कि तुर्की की सुरक्षा दीवार का मकसद दोनों तरफ रहने वाले कुर्दों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को खत्म करना है। अब इस्तांबुल के एक इब्ने हल्दून यूनिवर्सिटी के रमजान आरस, जो इब्ने हल्दून यूनिवर्सिटी के है, उन्होंने कहा कि सीरिया की सीमा पर जो तुर्की क्या कर रही है, अपना सीमा बना रही है, उससे जो भी कुर्द लोग हैं उनकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जो समस्या हो रही है और उनको खत्म करना है। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जो समस्या उत्पन्न हो सकती है, ठीक है, और जो राजनीतिक आर्थिक समस्याओं को खत्म करना। राष्ट्रपति एर्दोआन ने साल 2017 में इस दीवार को आतंकवाद विरोधी कदम कहा था। क्यों कहा था, क्योंकि जो शरणार्थी आते हैं वो तो उसका अपना देश नहीं रहते हैं, वो किसी और देश में जाकर क्या करते हैं, तो अपने नियम और रेगुलेशन का तो वो तो 2-4 साल में क्या जान पाएंगे कि इसका संविधान क्या, इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या, किस आधार पर हमें चलना है। तो उससे बहुत से ज़्यादा अफरा तफरी मच जाता है, जो एक क्राइम और
वो आतंकवाद का कारक बनता है। राष्ट्रपति एर्दोगान ने यह भी कहा कि हम बहुत मजबूत दीवार का निर्माण कर रहे हैं ताकि आतंकवादियों को अपने देश में आने जाने और हथियार को स्थानांतरित करने पर रोका जा सके। राष्ट्रपति एर्दोगान ने यह भी स्पष्ट कहा कि जहां उचित होगा हम ईरान, इराक यानी कि सभी सीमाओं पर ऐसे ही सीमा का क्या करेंगे, ऐसे ही दीवारों का हम निर्माण करेंगे। यूनान की दीवारें, अब जानिए कि तुर्की तो यूनान भी वैसा ही है। यूनान ने भी तुर्की की सीमा पर अत्याधुनिक उपकरण से लैस 200 किलोमीटर की लंबी दीवार बनाई है। तुर्की से पहले यूनान बना चुका था, ठीक है। इस दीवार पर भी दो दूर देखने की क्षमता वाले जैसे कि सेंसर गन है, रडार है, सोनार है इत्यादि क्या किए गए, लगाए गए। तो इस दीवार पर भी दूर तक देखने की क्षमता वाले कैमरे, साउंड कैनन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित सेंसर लगाए गए हैं। यूनान ने तुर्की की सीमा से प्रवासियों को आमद को रोकने के लिए, आमद मतलब जो भी यूनान ने तुर्की की सीमा से यानी कि तुर्की से जो भी प्रवासी अब यूनान की ओर जाएंगे उसे रोकने के लिए क्या किया है, इस दीवार का निर्माण किया है। तुर्की ने फरवरी 2020 ईस्वी में हजारों प्रवासियों के लिए अपनी सीमा को खोल दी थी तुर्की ने, लेकिन यूनान ने फिर भी अपनी सीमा को पूरी तरह बंद रखा था। मानव अधिकार समूह ने यूनान पर भी आरोप लगाया कि यूनान के जो भी गार्ड है वो सीमा पर उपस्थित है वो भी लोगों को मारने का कार्य करते हैं और पीछे धकेलने का। और मानव अधिकार समूह तुर्की पर भी आरोप लगाती है कि वह लगभग कुछ जो लोगों को गोली मारकर हत्या कर दिए थी। और सेम उसी प्रकार का जो आरोप है यूनान के भी पुलिसकर्मी और सुरक्षा गार्डों पर लगाया जा रहा है मानव अधिकार के द्वारा। यूनान में दक्षिणपंथी ने तुर्की की सीमा पर दीवार के निर्माण करने की सराहना की है। अब यूनान में जो दक्षिणपंथियों ने जो तुर्की की सीमा पर दीवार जो बनना उसकी सराहना की है कि बेहतर काम है। हालांकि तुर्की ने यूनान की दीवार को शर्म का दीवार कहा। अब ऐसा क्यों कहा तुर्की ने यूनान की दीवार को, दोनों ही देश तो अपना दीवार बनाया है, तो तुर्की ने यूनान की दीवार को शर्म का दीवार कहा। इसका मुख्य कारण है कि यूनान शायद इस दीवार के निर्माण में यूरोपीय संघ की सहायता लिया है। यानी कि यह स्पष्ट रूप से कह रहा है कौन, तुर्की, कि यूनान के पास शायद अपना रुपया नहीं है। उसे शर्म करनी चाहिए कि दूसरे देशों से पैसा लेकर और अपना क्या कर रहा है, दीवार का निर्माण कर रहा है। इसीलिए क्या कहा तुर्की ने, शर्म की दीवार कहा यूनान की दीवार को। क्वेश्चन पूछ देता है कि यूनान द्वारा कथित तौर पर अपशब्द दिए गए बयानों से क्या स्पष्ट दिखता है कि यूनान की दीवार शर्म की दीवार कैसे है। तो यूनान की दीवार शर्म की दीवार इसलिए है क्योंकि तुर्कियों का मानना है कि यूनान अपने दीवार के निर्माण में यूरोपीय संघ के देशों का क्या किया था, साथ लिया था। शायद उसके पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी और इस प्रकार के दीवार को उन्होंने क्या कहा कि शर्म की दीवार है, उसे शर्म करनी चाहिए कि किसी दूसरे देश से पैसा लेकर आप सीमा का निर्माण कर रहे हो। अगला कह रहा है कि प्रवासियों को यूरोप में प्रवेश करने से रोकने के लिए यूरोपीय संघ ने हाल के कुछ वर्षों में यूरोपीय संघ की सीमा एजेंसी फ्रंटेक्स ने बजट में वृद्धि की है। और यूरोपीय संघ में जितने भी देश हैं वो जो क्या कर रहे हैं सीमा एजेंसी फ्रंट में क्या कर रहे हैं, अपनी बजट को इंक्रीज कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, यह भी एक समस्या है कि यूरोपीय संघ में जितने भी देश उपस्थित हैं वे अपने इकोनॉमिक को एवं अपनी बजट को सीमा एजेंसी फ्रंट में क्यों बढ़ा रहे हैं, तो सीमा एजेंसी जो फ्रंट में इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर लगातार जो है जैसे कि सीरिया है, तुर्की है, इस सब में गृह युद्ध छिड़ता रहता है, जिससे शरणार्थी कभी इस देश कभी उस देश जाते रहते हैं। और शरणार्थी के आ जाने से कारण डिस्टर्बेंस होता है देश में, देश की वृद्धि, विकास, वहाँ के लोगों का जीवन, मर्रा इत्यादि का भी प्रभावित होता है। इससे अब क्या किया गया, यूनान में जो भी देश यूरोपीय संघ के देशों ने क्या किया है, अपने सीमा एजेंसी फ्रंट एक्ट में बजट में क्या किया, वृद्धि की है। प्रवासियों को यूरोप में प्रवेश करने से रोकने के लिए यूरोपीय संघ ने मार्च 2016 में तुर्की के साथ एक विवादास्पद समझौता किया।
यूरोपीय संघ ने मार्च 2016 में तुर्की के साथ एक ऐसा समझौता किया जिसके तहत वह प्रवासियों को यूरोप में प्रवेश करने से रोकने के बदले तुर्की को पैसे का भुगतान करता था। अब देखिए, यूरोपीय संघ जो है तुर्की के साथ एक ऐसी समझौता किया जिसमें उन्होंने यह इंक्रीज नहीं किया या डेवलप नहीं किया या थिंकिंग नहीं दिया, सोच कि क्या करेगा जो भी प्रवासी अब यूरोप में प्रवेश करेगा। वह क्या किया, इससे यूरोप में प्रवेश कराने से बदले तुर्की को ही उल्टे क्या करता, पैसा देता था। अब जानते हैं अफगानिस्तान विस्थापित एक नई सच्चाई। अब देखिए अफगानिस्तान में भी क्या है, अमेरिका जो पुलिस है, अमेरिका की जो आर्मी है वह जाने वाली है। तो यह करंट रूप में आ गया कि क्या कर सकता है अफगानिस्तान में, जो यह जो घटना हुई है अफगानिस्तान में, इससे क्या स्पष्ट होगा कि अफगानिस्तान के भी शरणार्थी अब क्या वहां जा पाएंगे, यही कह रहा है। अब देखिए, तुर्की की दीवार ऐसे समय में बन रही है जब ऐसी खबरें आ रही है कि अफगान से सैकड़ों विस्थापित ईरान के रास्ते तुर्की में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैन्यों की वापसी के बाद की घोषणा की वजह से अफगानिस्तान में गृह युद्ध का खतरा बढ़ गया। गृह युद्ध का खतरा बढ़ा ही नहीं, काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि वहाँ पर जो गृह युद्ध छिड़ चुका है, जिसके कारण लोग अब खतरे में महसूस कर रहे हैं अपने आप को और एक अस्थायी जगह की तलाश में है। मतीन कोराबेतर ने स्पष्ट किया कि अफगानिस्तान में पैदा होने वाली स्थिति की वजह से तुर्की ने प्रवेश करने की कोशिश कर रहे विस्थापितों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। वास्तविकता है कि वृद्धि होगी, क्योंकि जितने भी लोग वह अफगानिस्तान में गृह युद्ध से प्रभावित होंगे, या तो कोई एक विशिष्ट जगह को चुनेंगे जहां पर शांति हो। तो शांति के लिए अगर उन्हें न दिखा तो शायद तुर्की जा सकते हैं, और तुर्की जाने से उनमें विस्थापितों की संख्या, जो प्रवासियों की संख्या बढ़ जाएगी। यह मतीन कोरा का अनुमान है। अफगानिस्तान के लोगों के विस्थापन की खबर के बाद तुर्की ने क्या किया, #, सीनोलारा रिकाप्ट चला रहा है। क्या चला रहा है, तो अफगानिस्तान से लोगों के विस्थापन की खबर के बाद तुर्की ने #, सोनी लारा रिकाप्ट चला रहा है। क्या चला रहा है, सोनी लारा रिकाप्ट चला रहा है, जिसका मतलब सीमा बंद करो। अब यह क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों से कि अफगानिस्तान में विस्थापन के बाद तुर्की अपने देशों में कौन सी #, का यूज कर रहा है। तो तुर्की अपने देशों में सोनी लारा रिकाप्ट #, का उपयोग, यानी कि #, सोनी लारा रिकाप्ट, जिसका अर्थ है सीमा बंद करो, यानी कि टू क्लोज द, यानी कि सीमा को क्या करना है, बंद करना है, क्लोज करना है सीमा को। इसका अर्थ है किसका, तो सोनी लारा रिकाप्ट #, का अर्थ है। लेकिन उन्होंने अफगानिस्तान के लोगों की तुर्क में प्रवेश करने की कोशिश से इनकार किया। अब देखिए किसने किया, तो मतीन कोरा ने स्पष्ट किया कि अफगानिस्तान के लोग तुर्की में प्रवेश करने की कोशिश से इनकार है, वो नहीं जा पाएंगे। तुर्की के उप गृह मंत्री इस्माइल चाटकली ने कहा कि जब तक दीवार का निर्माण पूरा नहीं हो जाता, तुर्की अवैध रूप से सीमा पार करने की कोशिश को रोकने के लिए विशेष सैन्य बलों का इस्तेमाल करेगा। यानी कि अगर मेरा दीवार जब तक बन रहा है, ठीक, अब इस बनने के अवधि के दौरान हम अत्यधिक विशेष पुलिस बल का उपयोग करेंगे, जो शरणार्थियों को अपने देश में आने से क्या करेगा, रोकेगा। आने वाले समय में तुर्की की तरफ से सुरक्षा और विस्थापितों के बारे में सख्त रवैये रखे जाने की क्या है, संभावना है। आइए अब जानते हैं कि कौन है कुर्द। ठीक, कौन है कुर्द, यह सबसे चर्चा का विषय रहा इस पूरे सेशन में कि कुर्द आखिरकार है कौन, जिस पर यह प्रतिबंध किसने लगा चुका है, तो तुर्क ने लगाया है। और तुर्क से क्या दुश्मनी है कुर्द की, वह भी जानते हैं इस विशेष DCN में, डेली करंट न्यूज प्रोग्राम में। कई दुनिया का सबसे बड़ा राज्य विहीन जातीय समूह है। कौन, तो कुर्द दुनिया का सबसे बड़ा राज्य विहीन जातीय समूह है। राज्य विहीन का मतलब हो गया कि इसके पास राज्य नहीं है, जनसंख्या बहुत है लेकिन राज्य नहीं है। यह एक जात है, क्या है, एक जाति विशेष है। ठीक है, राज्य विहीन समुदाय है जिसकी आबादी अनुमानतः 35 मिलियन के आसपास है। अब इतनी बड़ी जनसंख्या के बावजूद भी यह एक देश का निर्माण नहीं कर सका, क्योंकि इसका जो क्या
विभाजन है, डिस्ट्रीब्यूशन है इसके, जितने भी कल्चर से सभ्यता है इनके सोसाइटी में, क्योंकि कुछ कुर्द जो है तुर्क में रहते हैं, कुछ कुर्द जो है सीरिया में रहते हैं, कुछ कुर्द ईरान में रहते हैं और इराक में, जिससे आपसी क्या करता है कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता, और यह है क्या राज्य विहीन अभी तक जाति बना हुआ है। जो कुर्द जो है दक्षिण और पूर्वी तुर्की में रहते हैं, उत्तरी इराक में रहते हैं, उत्तर पूर्वी सीरिया में रहते हैं और उत्तर पश्चिमी ईरान और दक्षिण आर्मेनिया आदि हिस्सों में अल्पसंख्यक समूह के रूप में पाए जाते हैं। अभी हमने बताया कि तुर्की में रहता है, इराक में रहता है, सीरिया में रहता है, ईरान में रहता है और आर्मेनिया में भी रहता है, और अल्पसंख्यक समूह के रूप में क्या करते पाए जाते हैं। कुर्द अधिकतर फारसी और पश्तो से संबंधित भाषा बोलते हैं, फारसी और पश्तो से संबंधित भाषा कुर्द की होती है, तथा विश्व के इतिहास में उसे कुशल योद्धा के रूप में जाना जाता है। उल्लेखनीय बात यह है कि आयुबिंद वंश, जिसने 12वीं और 13वीं शताब्दी के मध्य पूर्व बड़े हिस्सों पर शासन किया, उसके संस्थापक सलाउद्दीन भी कुर्द जाति के से संबंधित थे। अब इस जाति के जो लोगों को क्या कहा जाता है, इस कुशल योद्धा कहा जाता है, क्योंकि 12वीं से 13वीं शताब्दी पर इन्होंने मध्य पूर्व के बड़े हिस्सों पर राज किया था, और इसका जो संस्थापक था, कुर्द वंश का संस्थापक सलाउद्दीन भी जी था, वह कुर्द जनजाति समूह से ही था। कुर्द जो है यह एक प्रकार का सुन्नी मुसलमान है। ठीक, तो आज के विशेष प्रोग्राम में यानी कि डीसीएन डेली करंट न्यूज प्रोग्राम में हम लोग यहीं तक रहेंगे। तो देश दुनिया की खबर को जानने के लिए सब्सक्राइब करें राजवती एकेडमी यूट्यूब चैनल एंड द लर्निंग प्लेटफॉर्म को।